Hello students, the topic which we are going to study in this presentation is normal probability curve, its characteristics, the deviations from the normal probability curve, that is skewness and kurtosis, and various applications of normal probability curve. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में नॉर्मल वर्ड का मीनिंग है एवरेज। आमतौर पे इस शब्द का उपयोग एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्च में किया जाता है और इसका अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पास्ट में जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो एक टाइम था जब जुआ या जिसको हम चांस की बात करते थे, लक के ऊपर डिपेंडेंट माना जाता था। उस जमाने में जब बहुत ज्यादा लक या चांस से रिलेटेड चीजें होने लगी, तो अब कुछ मैथमेटिशियंस ने इस चांस वाले फैक्टर को भी स्टडी करना शुरू किया। तो जब उसकी स्टडी शुरू हुई, उसके ऊपर गहराई से अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी यानी ये जो चांस है, इसको भी हम किसी तरीके के ग्राफ पेपर में या इनकी वैल्यूज को, जो चांस से जो हमें जो वैल्यूज निकल के आती हैं प्रोबेबिलिटी की, उनको जब हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो कि बेल की शेप का, यानी जो घंटी लटकी हुई होती है उस घंटी के तरीके से लगता है कि एक घंटी लटकी हुई है, इसलिए इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहा गया, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्योंकि प्रोबेबिलिटी या चांस की बात हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटी का कर्व था और नॉर्मल यानी एवरेजेस को शो करता था, तो इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल कर्व या बेल शेप्ड कर्व के नाम से जानने लगे। इनिशियली सबसे पहले डी मोइवर ने 1733 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, एक कॉन्सेप्ट को। बाद में लैप्लेस और गॉस ने इसके ऊपर काफी डिटेल्ड रिसर्च वर्क किया और इस कर्व से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या डेवलपमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट है, उसको इन्होंने किया। चूंकि गॉस ने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए इसे गॉसियन कर्व भी कहते हैं। या फिर डी मोइवर ने भी इसे इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए इसे डी मोइवर्स कर्व भी कहा जाता है। ये जो कर्व है एक बहुत ही सिंपल या बेसिक लॉ फॉलो करता है, जो ये कहता है कि द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द मीन और एवरेज इन अ सीरीज, द लेस फ्रीक्वेंटली इट अकर्स। यानी जो कि अभी हमने देखा था, नॉर्मल का मीनिंग है एवरेज, तो ये कर्व भी ये कहता है कि कोई वैल्यू ऐसी होंगी जो कि एवरेज या मीन पे होंगी और वो वैल्यू सबसे ज्यादा होंगी, यानी एवरेज स्कोर हमारे पास सबसे ज्यादा आएगा, हाई स्कोर भी हमारे पास कम आएगा और एक्सट्रीम लो केस भी हमारे पास कम आएंगे। यानी एवरेज से हम जितना दूर जाएंगे, जितना डेविएशन हमारा होगा, उतनी वैल्यूज हमारी कम होती चली जाएंगी। परफेक्ट नॉर्मल कर्व एजुकेशन या साइकोलॉजी के क्षेत्र में हासिल करना नियर टू इम्पॉसिबल है, या बहुत रेयर केस में ही है। इसको आमतौर पे या तो हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम अपनी रिसर्च को केंद्रित करें, या सारे के सारे हमारे पास स्कोर्स हों, तब हम कह सकते हैं कि एनपीसी हमारे पास डिराइव होगा। अदरवाइज अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो परफेक्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए इन फील्ड्स में, एजुकेशन और साइकोलॉजी में, जब हम रिसर्च बेसिस पे जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम हमेशा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से अपने सैंपल का जो हमारा डेटा आया है उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सबसे पहला है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है उसमें मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों की वैल्यूज सेम होती हैं। यानी कि ये तीनों इस कर्व में एक ही लोकेशन पे लाए करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है, m इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, और ये तीनों एक ही सिंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको बीचों बीच दिख रही है, यहाँ पे लाए करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज यूनिमोडल, दैट इज इट हैज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट इन द कर्व। यानी इसका सिर्फ एक मोड होता है, यानी हम्प जैसे ऊंट का कुबड़ होता है, उस तरीके से ये जो हम्प उठा हुआ है, तो सिर्फ एक ही जगह पे ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसके अलावा 2 या 3 बार हम्प नहीं आएगा अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो ये कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है।
परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसकी जो सेंट्रल लाइन होगी वो ऐसी लोकेशन पे होगी कि अगर हम उस सेंट्रल लाइन से अगर हम कर्व को फोल्ड करते हैं, जिस तरीके से हम कागज के टुकड़े को बीच से मोड़ के हम जोड़ते हैं एंड्स को, उस तरीके से अगर हम इस लाइन से इस कर्व को मोड़ते हैं तो ये जो दोनों तरफ की कर्व है वो सिमेट्रिकली एक के ऊपर एक आ जाएगी, यानी किसी भी तरीके का टेढ़ापन या स्क्यूनेस इस कर्व में नहीं होती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में स्क्यूनेस नहीं होती है। अगर हम एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की स्क्यूनेस की बात करें तो हम कह रहे हैं बार बार कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में स्क्यूनेस नहीं होती है, इसका मतलब इसकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मीजोकर्टिक होता है। अभी हम देखेंगे कर्टोसिस आगे हम पढ़ेंगे तब कि ये मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक क्या होता है, लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम मीजोकर्टिक कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ना तो ये बहुत ज्यादा तीखा उठा हुआ होता है और ना ही ज्यादा ये फ्लैट होता है। ये बीच की एक स्थिति होती है जो कि एक स्मूथ कर्व हमें मिलता है। इसमें कर्टोसिस की वैल्यू एक एनपीसी के लिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए कर्टोसिस की वैल्यू होती है 0.263। इस कर्व को हम एसिम्प्टोटिक भी कहते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये है कि अगर आप इस कर्व को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि ये बीच में उठा हुआ होता है और दोनों तरफ इस कर्व, ये जो कर्व है ये बेस लाइन की तरफ को नीचे की तरफ आता जाता है। लेकिन अगर इसको बहुत और ज्यादा बारीकी से देखा जाए तो ये कर्व हमेशा बेस लाइन की ओर बढ़ता तो है, लेकिन इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक बढ़ाने के बाद भी ये कभी बेस लाइन को टच नहीं कर पाता है। तो ये जो फिनोमिनन है, यानी कर्व का बेस लाइन की तरफ बढ़ना, इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाना, लेकिन कभी भी कर्व का बेस लाइन को ना छू पाना, एसिम्प्टोटिक कहलाता है। यानी एनपीसी जो है वो एसिम्प्टोटिक होती है। अब चूंकि इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि चूंकि ये कर्व कभी भी बेस लाइन को टच नहीं कर पाता है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट हम नहीं कह सकते हैं कभी। तो चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम पे नहीं है, तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बीच से, सेंट्रल लाइन से, यानी मीन जहां पे लाई कर रहा होता है, हम वहां से हमेशा इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो अभी आगे आगे हम देखेंगे कि जब इसका आगे कैलकुलेशंस का पार्ट हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमेशा सारी कैलकुलेशन जो है सेंट्रल लाइन यानी मीन की जो लाइन बीचों बीच जो है उससे होती है। इसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं। ये जो कर्व स्मूथ तरीके से जो उठता है तो हाईएस्ट पॉइंट इसका मीन पे है, उस लोकेशन पे सबसे ज्यादा हाइट होती है इस कर्व की, और वो y से डिनोट करते हैं हम, और वो इसकी हाइट होती है 0.3989। और ये जो हाइट है यानी से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो सेंट्रल लाइन की जो हाइट है, इस हाइट को हम ये हाइट हमें मीन की वैल्यू पे मिलती है। इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक है, इस पूरे कर्व को हम तीन एरियाज में बांटते हैं, या अगर हम बात करें कि ये जो पूरा कर्व है इसको हम जितना भी एरिया हम इसको डिनोट करते हैं उसका कैलकुलेशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। तो मीन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बीच में, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, एनपीसी का मेजरमेंट जब होगा तो सिग्मा से किया जाता है। ये कर्व जो है वो -3 सिग्मा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है और राइट हैंड साइड में प्लस पॉजिटिव साइड होती है। तो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक इसको हम एक नॉर्मल जो फिगर है हम उसमें शो करते हैं। अभी हम इसको देखेंगे आगे, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको। इसके बाद दो पॉइंट्स होते हैं इसके, +1 सिग्मा पे और -1 सिग्मा पे, जहां पे ये कर्व जो है कॉन्वेक्स से कॉनकेव में बदल जाता है। तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे देखते हैं कि ये मीन है वैल्यू, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नेगेटिव साइड का, -1। आप देखेंगे कि इससे पहले जो कर्व है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी उल्टी कटोरी नुमा, तो ये कॉन्वेक्स है। उसके बाद ये -1 के बाद जब हम इस कर्व को देखेंगे बेस लाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो ये सीधी कटोरी के अनुमा कर्व ले रहा है, तो ये कॉनकेव होने लग गया। तो जिस पॉइंट से ये जो हमारा कर्व है कॉन्वेक्स से कॉनकेव की ओर बदलता है, ये दो बार होता है। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइड में -1 सिग्मा पे, और राइट हैंड साइड में +1 सिग्मा पे इस तरीके का चेंज
होता है। तो ये दो हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, +1 सिग्मा और -1 सिग्मा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर्व जो है वो कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स की ओर, कॉन्वेक्स से कॉन्केव में बदल जाता है इन रिलेशन टू दी बेस लाइन, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके करस्पॉन्डेंस में। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो एनपीसी को आर्बिट्रेरली यानी हाइपोथेटिकली 10,000 यूनिट्स में बांट दिया गया है। माना जाता है कि पूरा एक एनपीसी जो है उसमें 10,000 केसेस होते हैं। ये जो वैल्यू है ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है जो कि कैलकुलेशंस के लिए ली जाती है, और इसका जो पूरा फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उसकी अभी हम आगे देखेंगे। एक टेबल होती है मैट्रिक्स, उसको जेड टेबल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स की टेबल कहते हैं एनपीसी की। उसके जरिए हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। एरिया की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल हमने अभी देखा था कि -3 सिग्मा से लेके +6 सिग्मा तक हम उसको एरिया को बांटते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बीचों बीच में तो 0 होता है या मीन है। राइट हैंड साइड पे हम +1 सिग्मा, उसके बाद +2 सिग्मा, उसके बाद +3 सिग्मा। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं -1 सिग्मा से +1 सिग्मा, यानी इस लोकेशन से, ये जो रेड से मैंने अभी डिनोट किया, से इस लोकेशन यानी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में जब हम स्कोर्स की बात करें तो टोटल 68.26% एरिया यहाँ लाई करता है। अब चूंकि ये 0 से लेफ्ट और राइट साइड में बराबर मात्रा में, तो हम जब इसे 68.26 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 34.13% केसेस और राइट हैंड साइड में 34.13% केसेस लाई करते हैं या मिलते हैं हमें। फिर जब हम +2 सिग्मा यानी इस पॉइंट से लेके -2 सिग्मा यानी इस पॉइंट से लेकर के +2 सिग्मा की ओर बात करते हैं, तो इन दोनों के मध्य में 95.44 केसेस आ जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, तो इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में हमारे पास 99.73% केस आ जाते हैं। अगर हम बात करें 100% से, तो माइनस करने पे प्राप्त होता है हमें 0.27, यानी -3 सिग्मा के बियॉन्ड और उधर दूसरी तरफ +3 सिग्मा के बियॉन्ड जो बचे हुए केसेस हैं, जो कि एक बार में हमें कर्व में नहीं दिखते हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो बचते हैं 0.27, यानी 99.73% केसेस हमारे पास एनपीसी की जो सामने हम कर्व बनाते हैं उसमें आ जाते हैं। सिर्फ 0.27% ऐसे केस हैं जो कि बियॉन्ड -3 सिग्मा और +3 सिग्मा होते हैं। अब चूंकि ये कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो 100% केसेस की अगर हम बात करते हैं और बीच में से जब हम इस कर्व को बांटते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 50% केसेस हैं और राइट हैंड साइड पे भी 50% केसेस हैं। आगे की कैलकुलेशंस में हमें ये कुछ चुनिंदा चीजें याद रखनी होंगी कि कर्व बीच में से जो बाइफर्केशन हो रहा है या जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 50% केसेस हैं और राइट हैंड साइड पे 50% केसेस हैं। अभी हमने पॉइंट नंबर 12 जो कैरेक्टरिस्टिक देखा उसमें हमने पाया कि टोटल जो एरिया है कर्व का वो 10,000 है, और इसके आधार पे लेफ्ट साइड में 5,000 केसेस हैं और राइट साइड में भी 5,000 केसेस हैं। अब हम केसेस को जब परसेंटेज में बदल लेते हैं, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो कि 0 से लेके +1 सिग्मा तक 34.13% केसेस हैं। तो इस 34.13 को अगर हम केसेस में बदल देंगे, अभी तो ये परसेंटेज में, अगर हम इसको केसेस में बदल देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम, तो 3413 यानी 3,413 केसेस आउट ऑफ 10,000, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो 10,000 में से 3,413 केसेस 0 से लेकर के यानी मीन से लेकर के +1 सिग्मा तक लाया करते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये शेडेड एरिया। और इसी के बराबर केसेस मीन से लेकर के -1 सिग्मा तक यानी इस एरिया तक आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी हमेशा एक कर्व हमें नॉर्मल कंडीशंस का नहीं मिलेगा, हमें हमेशा डेविएशंस मिलेंगे। तो अगर स्क्यूनेस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हमारा जो कर्व है वो मीन, मीडियन और मोड अगर एक ही पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं,
अगर लाई कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं मीन मीडियन मोड, तो वो कर्व कैसा है, वो परफेक्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी कर्व है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मीन मीडियन मोड जरूरी नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो वो एक पॉइंट पे लाई नहीं करते हैं, वो अलग अलग लाई करेंगे। तो अगर मीन मीडियन और मोड एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, यानी जो कर्व है हमारा वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, यानी किसी एक और झुका हुआ है अगर, या किसी एक साइड में केसेस ज्यादा हैं, तो हम स्क्यूनेस कहते हैं उस फिनोमिनन को। A distribution is said to be skewed when the mean and median fall at different points in the distribution and the balance is shifted to one or the other side. यानी या तो लेफ्ट की ओर या तो राइट की ओर जब कर्व झुका हुआ होता है, एक तरफ ज्यादा केसेस होते हैं और दूसरी तरफ कम केसेस होते हैं, उस सिचुएशन को हम स्क्यूनेस से कहते हैं। ये हम देखते हैं, इसको एक कर्व से डिनोट हो रखा है। ये नॉर्मल कर्व है हमारे सामने सबसे पहले, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो बेस हमारी जो बीच की लाइन है दैट इज मीन। ये मीन एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, वहीं पे मीडियन भी है, वहीं पे मोड भी है। और अगर हम इसी लाइन पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 50% केसेस और राइट हैंड साइड पे 50% केसेस, यानी इक्वल नंबर ऑफ केसेस हैं। लेकिन इसके आगे हम ये अगला वाला केस देखते हैं जिसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्कोर्स हैं वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, यानी टेल जो है हमारी, ये जो पतली सी जो हमारी कर्व की लाइन जा रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी नेगेटिव साइड पे है, इसलिए इसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और इसको हम अगर इंटरप्रेट करें तो वो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एवरेज निकाला है, तो ज्यादा केसेस ऐसे होंगे जो उस एवरेज से अ, उनका स्कोर अच्छा होगा, और कम केसेस ऐसे होंगे जिनका स्कोर एवरेज से कम होगा। तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसके बाद है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्कोर ज्यादा है, नेगेटिव साइड में ज्यादा है, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइड में स्कोर्स कम है, यानी टेल जो है वो पॉजिटिव साइड की ओर जा रही है। तो ऐसे केस में हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, यानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉजिटिवली स्क्यूड उसको तब कहेंगे जब बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेस स्कोर करते हैं एवरेज से, यानी उनका स्कोर एवरेज से कम, ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर एवरेज से कम है, तब वो जो हमारा डेटा है वो पॉजिटिव स्क्यू हो जाता है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। अगर हमारे पास मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दी हुई हैं, तब हम इसको 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन इस तरीके से निकालें तो स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास परसेंटाइल्स में वैल्यू दी हुई है तो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू P90 प्लस P10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस P50। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्यूनेस को। नेक्स्ट होता है कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब होता है पीकेडनेस ऑफ द कर्व, यानी ऊंचाई जो कर्व की होती है, जो कर्व का उठान जो होता है उसको कर्टोसिस से सिंबलाइज करते हैं। तीन तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं। सबसे पहली होती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, दैट इज मीजोकर्टिक, ये जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कर्व की जो ऊंचाई है वो एक एवरेज या मीडियम ऊंचाई तक जाती है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में होती है, तो उसको मीजोकर्टिक कहते हैं। फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा चपटा हो जाए, फ्लैटर हो जाए, यानी स्कोर जो है वो एवरेज की तरफ ज्यादा ना होकर के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में फैल जाए। तो उस केस में आप देखेंगे कि ये पठार के जैसा चपटा सा कर्व हो जाएगा, तो ये प्लैटिकर्टिक होता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज के पास में ही खूब सारे स्कोर्स लाए करें, तो ये कर्व तीखा ऊंचा उठा हुआ हो जाता है, इसीलिए इसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। तो ये तीनों कर्टोसिस की सिचुएशंस हैं, जिसमें मीजोकर्टिक नॉर्मल कंडीशन है और प्लैटिकर्टिक और लेप्टोकर्टिक जो है ये डेविएशंस हैं नॉर्मल कंडीशन से। कर्टोसिस की वैल्यू हम क्वार्टाइल डेविएशन से निकाल सकते हैं कि कर्टोसिस इक्वल्स टू क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय 90th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल, या फिर इसको हम फॉर्मूला से अगर डिनोट करें तो Q डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। अब कुछ एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रेजेंटेशन की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम कोशिश करते हैं, या इससे हम अपने रिसर्च के क्षेत्र में हम अपने जो स्टैटिस्टिकल हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं। एनपीसी को हमेशा जब हमें समझना होगा तो कुछ बेसिक चीजें हमें पहले समझनी होंगी, दैट इज जेड स्कोर्स
और इसकी एक टेबल का इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम जेड स्कोर देख लेते हैं। जेड स्कोर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल स्कोर को कहते हैं हम, क्योंकि आमतौर पे हम जब रॉ स्कोर्स में डील करते हैं, यानी किसी बच्चे के इंग्लिश विषय में 10 नंबर आए, हिंदी विषय में 20 नंबर आए, तो ये रॉ स्कोर्स हैं, ये हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये दोनों ही स्कोर जो हैं, ये अलग अलग टेस्ट, अलग अलग तरीके के बने हुए टेस्ट के आधार पे ये स्कोर मिला है, और जिसमें बाकी की क्लास के परफॉर्मेंस से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए अगर हमें स्टैंडर्ड तरीके से इन दोनों स्कोर को कंपेयर करना है, तो हमें इनको स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, z इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसमें कैपिटल एक्स जो है वो रॉ स्कोर है, जो यानी हमें मिला है डेटा हमारा। एम है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितने भी स्कोर्स थे ओवरऑल उन सबका मीन, और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जितने भी स्कोर्स मीन से डेविएट करते हैं वो हमारा कैलकुलेट किया हुआ है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 49.5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 14.3 है, और हमारे पास एक स्कोर है 80। इसको हमें z स्कोर में चेंज करना है। तो फॉर्मूला है z इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमें मिलता है 2.13। तो z इज इक्वल्स टू 2.13। दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक है जिसमें हमारे पास मीन, सॉरी, ये हमारा एक एग्जाम्पल जो हम दे चुके हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम z स्कोर को रॉ स्कोर में भी चेंज कर देते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। तो m हमारे पास 48 है, सिग्मा हमारे पास 8 है, और z स्कोर है हमारे पास 0.625। इसको हमें चेंज करना है रॉ स्कोर में। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें वैल्यूज रख दी। z हमारे पास है 0.625, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, -48 हमारा मीन है और 8 हमारा सिग्मा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से जब हम देखते हैं तो x हमारा निकल के आता है 0.625 मल्टीप्लाई 8 प्लस 48। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें x मिल जाता है 53। तो हम z स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे एनपीसी से जब हमारे पास क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो या तो हमें किसी रॉ स्कोर को z स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर हमें किसी z स्कोर को, यानी स्टैंडर्डाइज स्कोर को रॉ स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं कि z स्कोर दिया हुआ हो, अम, और हमें रॉ स्कोर भी दिया हुआ हो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, और एम कैलकुलेट यानी मीन पता करना हो। तो सारी चीजें गिवन है, मीन कैलकुलेट करना है तो हम मीन निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें z दिया हुआ हो सकता है, x हो गिवन और m भी गिवन हो, सिग्मा निकालना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी में आ सकते हैं। ये एक फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द टोटल एरिया ऑफ एनपीसी की टेबल है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि एनपीसी को पूरे, अगर हम एनपीसी के एरिया की बात करें तो पूरे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को 10,000 इक्वल एरियाज में डिवाइड किया गया था। ये सारे उन्हीं के रिप्रेजेंटेशंस हैं, यहाँ पे उनको सबको दिखाया गया है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मान लीजिए 1 0 से लेके, यानी मीन से 1 सिग्मा तक हमें स्कोर ज्ञात करने हो, तो 1 ये लिखा हुआ है और ये 3.3413 लिखा हुआ है आगे। तो 1 को हम 1.00 भी कह सकते हैं, तो इसीलिए हम 1 और इधर 0.00 है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3413। आपने देखा होगा कि पहले बताया भी गया था कि 0 से लेके 1 सिग्मा तक 3413 यानी 3413 केसेस होते हैं। परसेंटेज में अगर हम इसको बदलें तो 34.13% केसेस मीन से 1 सिग्मा तक आते हैं। अगर हमसे कहा गया कि 1.5 सिग्मा या 1.55 सिग्मा, यानी 0 से लेके 1.55 सिग्मा तक कितने केसेस हैं, तो हम पहले यहाँ आएंगे, ये है 1.5, और उसके बाद यहाँ आएंगे हम 5 पे, ये 5 है हमारा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये रहा, ये 4394, यानी 0 से लेके 1.55 सिग्मा तक 4394 केसेस हैं, यानी 43.94% ऑफ द केसेस लाई बिटवीन 0 to 1.5 सिग्मा। इसी तरीके से हम और भी कैलकुलेशंस इसमें से सर्च कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए हमें सिग्मा में नहीं दे रखा, हमें दे रखा है केसेस। हमें बोल रखा है कि 0 से लेके 4345 केसेस जो हैं वो कौन से सिग्मा पे आएंगे,
हमें अगर ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो हम 4345 को यहाँ इस टेबल में ढूंढेंगे। तो जैसे ये है सामने हमारे पास 4345, तो हम ये पाएंगे, हमने ये पाया कि 1.5 यहाँ है, ऊपर 0.01 है, तो यानी टोटल 1.51 सिग्मा। तो हम ये कहेंगे कि 4345 नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 0 से लेके 1.51 सिग्मा तक प्राप्त होंगे हमें। इस तरीके से तो हम दोनों तरीके से, रिवर्स तरीके से भी और सीधे तरीके से, सिग्मा से स्कोर तक या स्कोर से सिग्मा तक, दोनों तरीके का हम अपना टेबल का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने टेबल का इंटरप्रिटेशन किया उसी का ही तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से नॉर्मल कर्व की टेबल को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में सबसे पहला केस है कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑन टू डिफरेंट टेस्ट्स, यानी दो अलग अलग स्कोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि रॉ स्कोर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसे हमें स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना होगा। तो उस तरीके से हम दो स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्टूडेंट के मैथ्स के टेस्ट में 80 नंबर आए, इंग्लिश के टेस्ट में 50 नंबर आए। अगर हम पूरी क्लास की कंडीशंस की बात करें तो मैथ्स का जो टेस्ट हुआ उसमें मीन स्कोर 70 था और स्टैंडर्ड डिवीजन 20 था। इंग्लिश में मीन स्कोर 30 था और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 था। तो हमें ये पता करना है कि ये जो स्टूडेंट था इसने मैथ्स में अच्छा किया या इंग्लिश में अच्छा किया। अब दोनों का स्कोर वैसे तो यहाँ रॉ फॉर्म में है 80 और 50, पर इसे हमें पहले स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना पड़ेगा। तो x माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूले से हम दोनों रॉ स्कोर्स को चेंज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमने पाया कि जो z स्कोर है मैथ्स का वो 0.5 है और z स्कोर इंग्लिश का जो है वो 2 है। तो डेफिनेटली 2 इज बेटर देन 0.5। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस विद्यार्थी ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। लेकिन आप देखेंगे रॉ स्कोर्स जो है वो उसमें 80 मैथ्स में है और 50 इंग्लिश में है। तो हम ये नहीं कह सकते थे, रॉ स्कोर्स का बिल्कुल विपरीत आंसर हमारे पास आया है। यहाँ पे देखिए आप नीचे कि इंग्लिश मैथ्स से अच्छी है। केस 2 की बात करते हैं हम कि इसमें केस 2 है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स हु स्कोर्स लाई बिटवीन टू गिवन स्कोर्स। यानी अगर हमारे पास दो स्कोर दिए जाएं कि भाई पूरी क्लास में जो स्कोर्स फाइंड आउट जो आए हैं उसमें 12 से 16 के बीच में, ये एक एग्जांपल है कि 1000 केसेस की हमारे पास सैंपल है, उसमें मीन जो है 14.5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 2.5 है, और हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डेटा। तो 12 से 16 के बीच में कितने स्कोर्स या कितने इंडिविजुअल्स आएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें सिंपली 12 और 16 को स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना होगा। तो हमने फॉर्मूले में पुट करके पहले 12 को जेड स्कोर में बदला। तो 12 को जब हमने जेड स्कोर में बदला तो आंसर आया -1 सिग्मा, और 16 को जब हमने कन्वर्ट किया तो 0.6 सिग्मा। इसको हम पहले कर्व में डाल लेंगे। तो -1 सिग्मा हमारा ये रहा, और 0.6 सिग्मा को हमने अंदाजे से यहाँ प्लॉट कर लिया। तो ये प्लॉट हो गया हमारा, ये -1 सिग्मा पे 12 है और 16 जो है हमारा 0.6 सिग्मा पे है। मीन जो कि दिया है हमें 14.5, तो हमेशा कर्व का बीच में मीन होता है, तो हमने मीन की वैल्यू लिख दी 14.5। अब हमें दोनों के मध्य का स्कोर निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये पहले से ही पता है कि पहले हम 0.6 की वैल्यू को देखेंगे। 0.6 की वैल्यू को जब हमने टेबल में, कर्व में ढूंढा टेबल में, तो हमने ये पाया कि 0.6 सिग्मा पर 2257 केसेस हैं, यानी 22.57%। तो 22.57% तो हमारे केसेस हो गए ये मीन से लेकर के 0.6 सिग्मा तक, इधर इस वाले एरिया में। और जैसा कि हमें पता है कि मीन से -1 सिग्मा तक 34.13% केसेस होते हैं, इसको हम टेबल से भी देख सकते थे। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 34.13% केसेस और 22.67%, सॉरी 57% केसेस, इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.7%। अब 56.7% जो है हमारे पास ओवरऑल एन कितना था, 1000 था। तो इसमें हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने हैं। तो 56.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जब हम करेंगे तो हमें निकल के आएगा कि 12 से 16 के बीच में 567 इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या लाए करते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन है, सॉरी दूसरा एप्लीकेशन है एनपीसी का, यानी किन्हीं दो स्कोर्स के बीच में कितना परसेंटेज या कितने इंडिविजुअल्स लाए करते हैं या कितने केसेस लाए करते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। तीसरा है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स स्कोरिंग अबव अ गिवन स्कोर पॉइंट, यानी अगर हमें कोई एक स्कोर पॉइंट दिया तो उससे ऊपर
हाई साइड में कितने स्कोर लाया करते हैं ये हम निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल है कि एक सैंपल है उसमें 500 केस है यानी एन हमारे पास 500 है, उसका मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। हम मान के चल रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मली है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें ये पता करना है कि 47 एक स्कोर है, उससे ऊपर कितने परसेंटेज स्कोर लाए कर रहे हैं, यानी सॉरी हाउ मेनी इंडिविजुअल्स स्कोर अबव 47, यानी हम परसेंटेज नहीं एग्जैक्ट इंडिविजुअल चाह रहे हैं कि 47 स्कोर से ज्यादा स्कोर कितने इंडिविजुअल्स ने प्राप्त किया है। तो सिंपल सबसे पहले हमें इस 47 को रॉ स्कोर में बदलना होगा, तो सॉरी जेड स्कोर में बदलना होगा। तो हमने जेड स्कोर में जब बदला तो हमें मिला 1.75 सिग्मा। इसको हमने सबसे पहले अपने कर्व में 1.75 सिग्मा को पॉइंट को यहाँ पे बना लिया। तो ये हमारा पी है 47, जो हम नंबर जो स्कोर की बात कर रहे थे 1.75 सिग्मा पे है। हमने 1.75 सिग्मा को टेबल में जब ढूंढा तो हमने पाया कि 4599 केसेस जो हैं वो 1.75 सिग्मा पे हैं। इसको अब अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 45.99 परसेंटेज केसेस। अब हमें ये पता है कि मीन से दाईं साइड में 50% केसेस होते हैं, तो 50 में से हम 45.99 को माइनस कर देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 45.99 तो नीचे की केसेस हैं, हमें इससे ऊपर का केसेस चाहिए कि 47 से ऊपर कितने हैं। तो ये जो 45.99 केसेस हैं ये तो मीन से लेकर के इस पॉइंट तक हैं, हमें इसके बाद के पॉइंट चाहिए, यानी ये एरिया चाहिए हमें, ये शेडिंग जिसको मैं कर रहा हूँ अभी, ये बाद का एरिया। तो इसके लिए हमें पहले 50 में से 45.99 यानी लगभग 4.01% आया, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 4% आ गया। तो यानी 4% इंडिविजुअल्स जो हैं वो 47 से ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। अब हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 करेंगे हम, तो हमारे पास निकल के आएगा कि 20 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं 500 में से जिन्होंने 47 से ज्यादा का स्कोर प्राप्त किया है। तो ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है एनपीसी का। इसके बाद अगला है हमारा परसेंटाइल रैंक निकालना, यानी परसेंटेज ऑफ केसेस लाइंग बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट। इसके लिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला है कि मान लीजिए हमसे एक आ गया कि परसेंटाइल रैंक निकालिए आप किसी भी स्कोर से नीचे, कि कितने परसेंटाइल कितने इंडिविजुअल जो हैं उस परसेंटाइल से नीचे लाई करते हैं, और या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कोर को दे दिया कि उस स्कोर से नीचे कितने हैं। तो हमने यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एन है 100 वो सॉरी 1000, मीन है 80, एस डी है 16, और हमें दो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। पहला है, तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं, दैट इज दी परसेंटाइल, हमारे पास रैंक दी है 90, उस रैंक से नीचे या कितने लोग लाया करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हम वो P90 जो है उसको हम 90 को हम अपना नॉर्मल जेड स्कोर में बदलेंगे, तो जेड स्कोर हमारा आ जाता है 0.625 सिग्मा। तो 0.625 सिग्मा जो है वो अगर हम टेबल में ढूंढेंगे तो डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा, हमें 0.62 मिल सकता है, 0.63 मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो 0.625 जो है वो लगभग 62 और 63 के बीच में आता है। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे मैनुअली, यानी 62 और 63 का एवरेज निकाल के। तो उस तरीके से जो निकालेंगे तो हमारे पास फाइनली आता है 2341। 2341 यानी 23.41% केसेस मीन से। अब 2341 केसेस जो हैं हम उसका सिग्मा हमने देखा 0.625 है, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया इस जगह पे। अब ये जो हमारे 23.41 केसेस हैं ये वाले हैं, यानी 0 से लेके इस 0.625 सिग्मा तक। हमें ये पता है कि नीचे की साइड में 50% केसेस होते हैं, तो ये 50% प्लस ये वाले 23.41% केसेस, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 73.41% हमारे पास आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि P90 जो है उससे नीचे 73.41% केस लाए करेंगे। इसी को अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल्स में बदल सकते हैं, तो 73.41 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जब हम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। इसी के बाद दूसरा एक इसका पार्ट था, उसमें हम ये कह रहे थे कि एक रॉ स्कोर है 40 का,
उसके नीचे कितने परसेंटेज ऑफ स्कोर लाया करेंगे, ये कितने स्कोर्स लाया करेंगे। तो हम इसको 40 को जेड स्कोर में बदल लेंगे पहले एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा से, तो हमारा आ गया -2.5 सिग्मा, ये हमारा जेड स्कोर है। इसको अब फिलहाल तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन हम एनपीसी में 2.5 -2.5 सिग्मा पे अगर हम शो करेंगे तो इस तरीके से एनपीसी बनेगी। ये ये वन सिग्मा हो गया, ये 2 सिग्मा हो गया, ये 3 सिग्मा हो गया, तो 2.5 सिग्मा लगभग यहाँ हो गया। तो ये मैंने ये जो मोटी सी बोर्ड लाइन बनाई है, ये हमारा -2.5 सिग्मा हो गया। तो हमें निकालना है कि इसके नीचे कितने हैं, यानी ये वाला एरिया जो ये मैंने शेड किया है, ये एरिया कितना है, ये निकालना है। तो सिंपली -2.5 सिग्मा पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास आ गया 49.38% केसेस। अब 50% केसेस हमें मालूम है कि नेगेटिव साइड में होते हैं और 50% केसेस पॉजिटिव साइड में होते हैं। अभी सवाल ये है, हमसे ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे कितने हैं, तो नीचे निकालना है हमें। तो 50 में से माइनस करेंगे हम 49.38 को, तो हमारे पास निकल के आएगा 0.62%। अब 0.62 को हमारे पास n है 1000, तो अगर 0.62 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 6.2 है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 6 इंडिविजुअल्स विल अचीव स्कोर बिलो 40। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा केस है टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द स्कोर्स बिटवीन विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द केसेस लाई, इनको फिड्यूशियरी लिमिट्स भी कहते हैं। तो कि कौन सी लिमिट के बीच में कितने परसेंटेज आता है केसेस। तो एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन 100 है, एसडी 20 है। हमसे कहा गया कि बीच के 60% केसेस जो है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में लाए करेंगे, हमें वो दो पॉइंट्स चाहिए। तो सिंपली सबसे पहले हम एनपीसी ड्रॉ करेंगे। एनपीसी ड्रॉ करेंगे तो हमें ये बोला गया है कि मिडिल के 60%, यानी बीच के 60%। बहुत सिंपल सी बात है, बीच के 60% जो होंगे वो ऐसे होंगे, क्योंकि बीचों बीच का हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो ये वाली लाइन आएगी एक, और एक ये वाली लाइन आएगी। अब बीच का हिस्सा है चूंकि, तो ये बीच का हिस्सा है, तो 30% यहाँ लाया करेंगे, 30% यहाँ लाया करेंगे दोनों तरफ, तो 30% इधर, 30% इधर। तो हमें 3000 केसेस ढूंढने होंगे, तो हम टेबल में जाएंगे, 3000 केसेस के करस्पॉन्डिंग का सिग्मा स्कोर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो रफली जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वहां पे जाके 0.84 सिग्मा। तो प्लस साइड में 30% की हमें मिलेगी +84, और नेगेटिव साइड की हमें मिलेगी -84 सिग्मा। तो दोनों ही केसेस को हम फिर x माइनस एम अपॉन सिग्मा में वैल्यू में पुट करेंगे। हमारे पास z स्कोर आ गया 0.84 पॉजिटिव साइड के लिए, -0.84 नेगेटिव साइड के लिए। मीन और सिग्मा दोनों ही केस में सेम रहेगा, और x1 और x2 हमें निकालने हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे फाइनली, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 116.8, और x2 की वैल्यू आ जाएगी 83.2। यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका m 100 है और sd 20 है, इसके मिडिल 60% स्कोर जो है वो 116.8 से लेकर के 83.2, इन दो पॉइंट के बीच में मिडिल 60% केसेस लाए करेंगे। ये फिफ्थ केस है एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी का। छठे केस की ओर हम बढ़ते हैं। इसका सिक्स्थ केस है टू फाइंड आउट द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स विच इंक्लूड द हाईएस्ट गिवन परसेंटेज ऑफ द केसेस। इसको हम एग्जांपल से ले लेते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 120 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 25 है। What limits will include the highest 10% of distribution, यानी सबसे ज्यादा जो 10% डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ऊपर का जो 10% डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन से पॉइंट के बाद आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा जो एनपीसी होता है उसमें ऊपर पॉजिटिव साइड में 50% केसेस होते हैं, तो अगर हमें हाईएस्ट 10% केस लेने हैं तो हमें ऊपर की साइड से 10% केस लेने होंगे। तो ऊपर की साइड से अगर हमें 10% केस लेने हैं तो 50 माइनस 10, यानी 40% केस ऐसे होंगे जो कि मीन से लेकर के उस पॉइंट तक होंगे जिस पॉइंट के ऊपर 10% केस लाए करते हैं। तो हमें ये वाला पोर्शन पहले कैलकुलेट करना होगा, उस इससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। 40% का मतलब होता है 4000 केसेस। अब 4000 केसेस अगर हम उसमें टेबल में ढूंढेंगे तो एग्जैक्टली हमें 4000 वाली वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके सबसे निकटतम हमें 3997 की वैल्यू मिलेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग हम जेड यानी सिग्मा की वैल्यू ढूंढेंगे, सॉरी, तो वो हमें मिलती है 1.28 सिग्मा।
अब ये यानी 1.28 सिग्मा है, वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर 10% केसेस लाई करते हैं। अब हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मीन जो है वहां तक तो 50% केस होते हैं, तो मीन की वैल्यू तो हमें सीधी सीधी मिल जाएगी। मीन की वैल्यू है 120। अब 120 में हमें ये वाला पोर्शन प्लस करना पड़ेगा जो कि 1.28 सिग्मा से है। तो हमें 1.28 को सिग्मा यानी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो एस डी यहाँ 25 दिया हुआ है, तो हम 1.28 को 25 से एस डी से यानी 1.28 सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 32। 1.28 इंटू 25 करेंगे तो 32 वैल्यू है, दोनों को प्लस करेंगे तो 152। यानी 152 वो वाला पॉइंट है या वो लोकेशन है एनपीसी के ऊपर जिसके ऊपर हाईएस्ट 10% केसेस एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद सेवेंथ केस है टू डिटरमाइन द परसेंटाइल पॉइंट्स और द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स विच इंक्लूड द लोएस्ट गिवन परसेंटेज ऑफ द केसेस। इससे पहले वाला जो केस था ये ठीक इसका उल्टा केस है। पहले हमने कहा कि हाईएस्ट 10% केस कौन से पॉइंट के बाद आएगा वो निकालो। अब हमने बोला है कि लोएस्ट 30% केस कौन सी लोकेशन से आएंगे वो निकालो। तो यहाँ पे हमें चूंकि लोएस्ट 30% निकालने हैं तो हमें पहले हम एनपीसी ड्रॉ करेंगे। एनपीसी में हम एक पॉइंट लेंगे जिसके नीचे ये 30% केसेस आएंगे। यानी अब हमें ये पता है कि मीन से नीचे की साइड में 50% टोटल केस होते हैं, तो 50 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पहले 20% केस आएगा। तो पहले हमें इसे ढूंढना होगा इस पॉइंट को। तो 20% को हम जब देखते हैं तो 2000 आता है। अब उस 2000 को हम जब हम उसमें ढूंढेंगे तो 0.525 सिग्मा आता है टेबल के थ्रू। 0.525 सिग्मा है हमारा, तो पहले की तरीके से हम कर देंगे। मीन तो हमारा 80 है ही है। अब लेकिन चूंकि हम पॉजिटिव साइड के नहीं जा रहे हैं, हम नेगेटिव साइड के जा रहे हैं, तो हमें 80 में से घटाना पड़ेगा। तो 80 माइनस 0.525 इंटू 16। 16 क्या है? सिग्मा है जो कि दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 8.4 यानी 71.6, या इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 72। यानी 72 वो स्कोर होगा जिसके नीचे 30% ऑफ द स्कोर लाई करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट है एट्थ हमारा केस है टू डिटरमाइन द रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द टेस्ट आइटम्स। मान लीजिए हमें किसी टेस्ट में हमने 4 प्रॉब्लम्स दी। प्रॉब्लम का हमने नंबरिंग करी थी A B C D। तो प्रॉब्लम ए जो है उसको 50% बच्चों ने सॉल्व किया, प्रॉब्लम बी को 60% बच्चों ने सॉल्व किया, प्रॉब्लम सी को 70 और प्रॉब्लम डी को 80% बच्चों ने सॉल्व किया। तो सीधे सीधे देखने पे ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉब्लम ए ऐसी है जिसको लगभग बराबर बराबर तरीके के बच्चों ने सॉल्व किया और जो नहीं सॉल्व कर पाए, यानी 50% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व कर लिया, यानी और 50% ऐसे बच्चे हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए। तो एक बीच की स्थिति है। दूसरा जो क्वेश्चन है बी, वो 60% बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। 60% बच्चों ने सॉल्व कर लिया है यानी एवरेज से 10% और ज्यादा बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। तो इसको जब हम एनपीसी में डालेंगे तो ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, यानी 50% बच्चों ने सॉल्व कर लिया यानी वो पॉजिटिव साइड। तो ए जो है हमारा वो एग्जैक्टली मीन पे है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 50% पे है तो आगे की साइड 50%, नीचे की साइड 50%। दूसरा है बी 60%, तो ऊपर के 50 यानी पॉजिटिव साइड तो उसमें है ही है, प्लस उसमें 10% नेगेटिव साइड की भी है, यानी मात्र 40% बच्चे ऐसे थे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसी सी है 70% पे, यानी मात्र 30% बच्चे ऐसे थे जो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। और फिर चौथा है डी 80%, यानी मात्र 20% बच्चे ऐसे थे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो हमें इन सारे ही केसेस में ये निकालना है कि ए बी सी और डी इनमें डिफिकल्टी किसकी ज्यादा थी या किसकी कम, वो तो हमें साफ दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अंतर कैसा था। तो मैं इन्हें सबको, जैसा कि पिछले हमने केसेस में देखा था, इन सारी सिचुएशंस को हमें पहले z स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो जैसे कि सबसे पहले हमें ये a है वो तो 50% पे है, तो वहां पे हमारा सिग्मा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो बीचों बीच मीन पे है। फिर दूसरा b में हम निकालेंगे तो 60% है, 50% ऊपर का, और ये यानी ये 10%, तो 10 है तो हमारा हम उसको 1000 की वैल्यू को उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अम, जब हम 1000 की वैल्यू को इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे टेबल में,
तो हमें वो एग्जैक्टली मिलती नहीं है, लेकिन आस पड़ोस की वैल्यू हमें मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग हम z में, जैसे हमने पहले z में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, उससे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है -2.253 सिग्मा। इसी तरीके से हम 70 के लिए और 80 के लिए भी निकाल लेंगे। तो 70 के लिए हमें 20% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 80 के लिए हमें 30% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इन सब तीनों वैल्यूज को निकाल के जब हम डिफिकल्टी वैल्यू को इस टेबल में यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये देखते हैं कि ए और बी के बीच में -2.53 सिग्मा का डिफरेंस है और सी और डी के बीच में -0.315 सिग्मा का डिफरेंस है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम बी जो है वो ए से 0.253 सिग्मा कम डिफिकल्ट है, और ये कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम डी जो है वो प्रॉब्लम सी से 0.315 सिग्मा इजी है या सरल है। इसके बाद लास्ट हमारा जो केस है वो आ जाता है डिवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक कक्षा में बच्चे हैं, उनका स्कोर हमारे पास ऑब्टेन्ड है और हमें कहा गया कि इनको इक्वल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें इक्वल उसमें ग्रुप्स में बांटना है डिफिकल्टी के आधार पे। तो हमें एक जो हमें पता है कि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ये 6 सिग्मास में बटा है, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक बटा हुआ है। तो टोटल जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा एरिया जो है वो 6 सिग्मा का हो गया। अब हमसे कहा गया कि 5 हमें ग्रुप्स में बांटना है। तो 5 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.2 सिग्मा हमारे पास हर एक सेगमेंट की चौड़ाई हो गई, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एग्जिस्टेंस हो गई। तो सबसे पहले हम बीचों बीच वाला जो ग्रुप होगा हमारा उसको निकालेंगे। तो 1.2 सिग्मा है, तो यानी आधा लेफ्ट साइड में होगा, आधा राइट साइड में होगा। तो -6 सिग्मा से लेके +6 सिग्मा तक 1.2 सिग्मा का डिफरेंस हो गया, तो ये सी ग्रुप हो गया। फिर बी ग्रुप राइट हैंड साइड पे हमने ले लिया, वो -6 सिग्मा से +6.6 सिग्मा से +1.8 सिग्मा तक, तो वो 1.2 सिग्मा हो गया। इस तरीके से 1+1.8 सिग्मा से +3 सिग्मा तक ए ग्रुप। इसी तरीके से डी और ई ग्रुप नेगेटिव साइड में हो जाएंगे। अब हमें इन सब की वैल्यूज निकालने लिए, यानी सबसे पहले हम +6 सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे और -6 सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों के बीच का जो स्कोर्स आएंगे वो परसेंटेज ऑफ स्कोर्स वो हमारे सी ग्रुप के होंगे। और -1.8 सिग्मा में से हम -6 सिग्मा तक के स्कोर्स को माइनस करेंगे, तो वो जो बीच का स्कोर हमें पे वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू होगी, यानी वो डी के परसेंटेज होंगे। तो ये सारे कैलकुलेट करके फाइनली हमने इस टेबल में लिख लिए हैं। तो ए में हमारे पास 3.5% केसेस आएंगे और बिल्कुल सेम ई में भी हमारे पास 3.5% केसेस आएंगे। बी में 23.8, डी में भी 23.8 और सबसे ज्यादा केसेस सी में आएंगे बीच में, यानी 45% केसेस। इसको हम जो हमारा एन जो हमें कैपिटल एन दिया था उससे हम जब निकालेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे कि कितने इक्वल अगर हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आज हमने इस पूरे प्रेजेंटेशन में एनपीसी को समझा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा हमने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जो डेविएशन है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, उनको हमने समझा, और फाइनली उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको हमने देखा। ये वैसे देखने में एक नज़र में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं, यानी अगर हमें कर्व बनाना आ गया, हमें कर्व का एरिया या रूल्स पता है कि किधर कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आते हैं, कितने केसेस आते हैं, टेबल अगर हमें देखना आता है, जेड स्कोर को रॉ स्कोर में और रॉ स्कोर को जेड स्कोर में अगर हमें बदलना आता है, और फाइनली अगर हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है, यानी जो केस हमें क्वेश्चन दिया है उसको हमें इमेजिन करना होता है पहले, क्योंकि सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। एनपीसी के जब कभी क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें क्वेश्चन को हमें पहले समझते हुए, अपने दिमाग को इमेजिन करते हुए एनपीसी में उसको समझना होता है कि एग्जैक्टली हमें मांगा क्या गया है। अगर हम उस चीज को एनपीसी में सही ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया का फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है, हमें बस जेड स्कोर में बदलने के बाद में हमें सीधे टेबल देखनी है, टेबल से स्कोर देखना है और परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर देना है। थैंक यू।